Dr. Anjali Nigam and this is AC Circuit for MSCT 2022. As you all guys know कि जो MSCT 2022 का एग्जाम है उसके अंदर जो पार्ट रिड्यूस हुआ है टेक्स्ट बुक का वो पार्ट MSCT के एग्जाम में नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाई हमने भी वो पार्ट नहीं लिया है। इस 1.5 आवर के लेक्चर के अंदर हमने AC सर्किट के पूरे फंडामेंटल्स को कंप्लीट किया है। हमने स्टार्टिंग किस तरीके से की है, सबसे पहले हमने बेस बिल्डिंग की है। हमने स्टार्टिंग से बेस बनाया है। जिन्होंने टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल नहीं किए हैं या जिन्हें स्टार्टिंग का बेस भी नहीं आता है, तो सबसे पहले हमने बेसिक सीखा एंड देन इसके बाद MSCT के जितने भी प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल है जो रिपीट हुए हैं या जिनको आने के चांसेस है, वो सारे न्यूमेरिकल्स भी क्या किए हमने यहाँ पे 1 by 1 सॉल्व किए हैं। And believe me, all numericals are very important or you all have to do practice with it. And one important suggestion from my side, जो आपकी बुक के कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करोगे, जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है एंड सॉल्व न्यूमेरिकल है, प्लीज डू इट केयरफुली। As guys you all know कि जो नीट और जेई का एग्जाम है, इस बार जो जेई का एग्जाम भी हुआ था उसके अंदर भी क्या था, बेस क्या था, एनसीईआरटी की बुक थी। बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आए थे जेई के एग्जाम में, तो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि जो MSCT का एग्जाम होगा उसमें मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आपके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए हैं, बेस बिल्डिंग भी की है। आप ये वीडियो देखिए टिल द लास्ट, आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे एंड विद इट आपको 12th क्लास के AC सर्किट के न्यूमेरिकल्स भी कर दें। यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, देन यू विल फाइंड इट कि आपके AC सर्किट के फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं एंड इसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर AC सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज AC। AC दिस पीरियोडिकली वेरी विद टाइम। अगर इसकी इक्वेशन लिखनी होगी हम कैसे लिखेंगे, E equal to E naught sin ओमेगा t। ओके, व्हाट इज E naught? E naught इज द मैक्सिमम वोल्टेज। अगर मैंने आपको बोला कि ये वेवफॉर्म है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, 5 वोल्ट है, तो E naught की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिली, 5 वोल्ट मिली। In the same way, omega is the angular frequency जिसको we can write 2 pi है, okay? And इस f को what we can write, omega upon 2 pi। अब देखिए जब आपको इसी इक्वेशन लिखनी होगी और इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल करने होंगे, तो दैट कैन हैपन कि आपको यहाँ पे E naught की वैल्यू नहीं गिवन हो। आपको क्या गिवन होगी, RMS वैल्यू, और हो सकता है आपको एवरेज वैल्यू गिवन हो। तो हमें RMS से पीक वैल्यू भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, पीक से RMS वैल्यू भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। इन द सेम वे एवरेज से पीक वैल्यू और पीक से एवरेज वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, अब देखिए ये RMS और एवरेज को हम लोग नॉर्मली यूज क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ फुल साइकिल के लिए। वी विल सी द ये फुल साइकिल के लिए एवरेज क्या होता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे जो E एवरेज है दैट इज फॉर हाफ साइकिल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। E एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या हुआ, 0। ओके, अब ये फुल साइकिल के लिए एवरेज 0 कैसे हुआ। अभी आपको पता है कि एवरेज निकालते कैसे हो, कि मान लो 1 and 2 है, इसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। एम आई राइट? ऐसे ही एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे इस वेव को देखोगे तो ये जितना पॉजिटिव साइकिल में है उतना ही नेगेटिव साइकिल में है। ओके, अगर हमने इसका एवरेज निकाला तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो जो एवरेज वोल्टेज है वो हमें फुल साइकिल के लिए क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। एवरेज वोल्टेज फुल साइकिल के लिए क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके घर पे करंट सप्लाई आ रही है एंड यू आर गेटिंग द वोल्टेज इन द फुल साइकिल, बट ड्यू टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें वैल्यू 0 मिल जाती है। फिर कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर हमें हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेशन करनी है, 0 to पाई के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो हम एवरेज वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो हमारी बुक में एवरेज वैल्यू गिवन है वो किसके लिए है, केवल हाफ साइकिल के लिए है। फिर फुल साइकिल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फुल साइकिल के लिए हम लोग RMS वैल्यू को यूज करते हैं। ओके, ये इसका रिलेशन है, आपको याद होना चाहिए। E RMS इक्वल टू E naught by √2 और E एवरेज क्या हुआ, 2 by pi E naught। ओके, E naught कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, E RMS मल्टीप्लाई बाय √2। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑल्सो। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेस बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड देन फिर MSCT के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे E RMS गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, E naught कैलकुलेट करना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। E RMS का फॉर्मूला क्या होता है,
1/√2 ई नॉट। ओके, यहाँ पे ई नॉट चाहिए, ई नॉट कितना हो जाएगा, ई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय √2। तो ई आर एम एस 6 है एंड हमने मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, तो ये हो गई हमारी पीक वैल्यू। इन द सेम वे यहाँ पे आर एम एस वोल्टेज कितना है, 9 वोल्टेज है। हमें रिलेशन पता है व्हाट इज ई नॉट इक्वल टू ई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय √2। ई आर एम एस की वैल्यू पुटअप करी 9 एंड √2 से मल्टीप्लाई किया। आपको अपने दिमाग में एक शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी कि जब भी मुझे आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना है, √2 का मल्टीप्लाई करना है। ओके, इन द सेम वे अभी मेरे पास क्या है, पीक वैल्यू है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आरएमएस वैल्यू। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू ई आर एम एस 1/√2 ई नॉट। ओके, ई नॉट की वैल्यू क्या है, 3, किससे डिवाइड किया, √2 से, तो हमें आरएमएस वैल्यू क्या मिल गई, 3/√2। इन द सेम वे नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपके पास क्या है, पीक वैल्यू है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आरएमएस वैल्यू। सेम फॉर्मूला वी विल पुट ई आरएमएस इक्वल टू ई नॉट बाय √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट, 8 वोल्ट एंड आरएमएस के लिए हमने यहाँ पे √2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर क्या मिला, 8/√2। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक मिली, जब भी मुझे आरएमएस कैलकुलेट करना है पीक वैल्यू से तो मैंने √2 का डिवाइड किया, और जब मुझे पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है आरएमएस से तो मैंने √2 का मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ वी कैन राइट द एसी इक्वेशन विद डेटा ऑल्सो। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको पीक वोल्टेज गिवन है 5 वोल्ट एंड आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 6 हर्ट्ज। अब आपको क्या लिखना है, एसी वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है। तो व्हाट इज द एसी वोल्टेज इक्वेशन, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 साइन, फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 हर्ट्ज, तो ओमेगा को हमें ओपन करना पड़ेगा, 2πf, ओमेगा की जगह क्या पुटअप किया, 2πf एंड ये मल्टीप्लाई हो गया टी से। तो 5 साइन 2π, फ्रीक्वेंसी की जगह 6 पुटअप किया, हमें आंसर क्या मिला, 5 साइन 12π t। ओके, इन द सेम वे अगेन वी हैव क्वेश्चन राइट एसी वोल्टेज इक्वेशन विद डेटा। ओके, अब देखिए ई की इक्वेशन क्या होती है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट मेरे पास यहाँ पे ई नॉट तो नहीं है, मेरे पास क्या है, आरएमएस है। आरएमएस वोल्टेज कितना है, 8 वोल्टेज, और फॉर्मूला क्या होता है, ई आरएमएस इक्वल टू 1/√2 ई नॉट। तो मैं ई नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकती हूँ, √2 ई आरएमएस। ओके, ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ई नॉट की वैल्यू क्या मिली, 8√2। आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जैसे ही आपने आरएमएस वैल्यू देखी, आपको पीक वैल्यू चाहिए, हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन ओमेगा की जगह वी विल पुट 2πt, तो इक्वेशन क्या मिल गई, 8√2 साइन 2π 60 एंड 6 to the 12। गाइज यू ऑल हैव टू डू विद मी, ठीक है, कॉपी पेन लेके जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आपका बेस बनेगा। अदरवाइज केवल वीडियो देखने से और एमसीक्यूज देखने से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो कॉपी और पेन के साथ में आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाइए तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ये केवल हम लोग प्रैक्टिस सेक्शन ले रहे हैं अभी तक हमने बेसिक जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। आफ्टर अ व्हाइल वी विल स्टार्ट दैट न्यूमेरिकल आल्सो। ओके, यहाँ पे ई की इक्वेशन गिवन है, ई इक्वल टू 5 साइन 20t। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ई नॉट एंड फ्रीक्वेंसी। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, एसी की इक्वेशन को लिख रहे थे, ठीक है। आपको डेटा गिवन था एंड आप ये वाली एसी की इक्वेशन लिख रहे थे। अभी क्या है, आपको एसी की इक्वेशन गिवन है एंड आपको ई नॉट एंड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एज इट इज यू हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद एसी इक्वेशन। ओके, एसी की इक्वेशन क्या होती है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आप यहां से कंपेयर करें तो ई नॉट की वैल्यू क्या मिली आपको, 5 मिली, ओके, एंड ओमेगा की वैल्यू क्या मिली, 20 मिली। तो डायरेक्टली आई कैन राइट ई नॉट इज 5 एंड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको इस ओमेगा को ओपन करना पड़ेगा। ओमेगा की जगह मैंने पुटअप किया 2πf एंड देन मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे 20/2π। देन यू कैन कैंसिल आउट दिस 10/5। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। अब आगे और न्यूमेरिकल को एक्सटेंड करेंगे इसी इक्वेशन को, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी तक आपको ओमेगा कैलकुलेट करना आ गया, ठीक है। अगर आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है तो आप 2πf से कैलकुलेट कर सकते हैं,
फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। ओके, डेटा के थ्रू यू कैन राइट द एसी इक्वेशन और एसी इक्वेशन से यू कैन फाइंड आउट द डेटा। इतना काम अभी हमने किया। बट यहाँ पे क्या है, देखो बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आप कैलकुलेट कर लेते थे। अभी आप मान लो कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो फिर क्या गिवन होगा? ओके, इसके लिए आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा स्मॉल टी और कैपिटल टी। किसमें डिफरेंस समझना है? स्मॉल टी और कैपिटल टी में। देखो, अगर ये मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ की है, ओके, एंड दिस इज द कैपिटल टी, टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट साइकिल। एक पूरी साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसे मैं कैपिटल टी से डिनोट करती हूँ। और व्हाट इज स्मॉल टी? स्मॉल टी इज, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने बोला कि आपको 6 सेकंड में वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 6 सेकंड में मुझे टोटल वोल्टेज कितना मिला, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल टी की वैल्यू पुट अप करेंगे और टी इज द कंप्लीट टाइम पीरियड। तो देखिए, हाउ कैन आई राइट इट? आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ओके, अगर मैंने आपको बोला कि बेटा टाइम 6 सेकंड है, कंप्लीट वेव के लिए जो टाइम पीरियड है वो 6 सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट्स 1/6। ओके, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर मैंने आपको बोला कि बेटा फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है, तो पूरी वेव का कंप्लीट टाइम पीरियड कितना होगा? देन इट इज 1/6 सेकंड। तो बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको इक्वेशन में हाउ कैन आई राइट इट? E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो इस ओमेगा की वैल्यू आई विल पुट 2 पाई एफ टी एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो नीचे आ गया कैपिटल टी, ऊपर आ गया स्मॉल टी। नॉर्मली किड्स क्या करते हैं, ये स्मॉल टी और कैपिटल टी को कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट इज नॉट राइट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, यहाँ पे जो ये कैपिटल टी है, ये क्या है, पूरी कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड है, और स्मॉल टी है जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमें सॉल्व करना है। तो आगे इस टाइप की न्यूमेरिकल देखते हैं। एज यू कैन सी, E इक्वल टू 10 साइन 20t। तो यहाँ पे E नॉट की वैल्यू क्या होगी? E नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज। वी विल कंपेयर E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा। ओके, तो E नॉट कितना आ गया? 10 वोल्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टाइम पीरियड फॉर फुल साइकिल। पूरी साइकिल के लिए हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, और हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या है? 20। ओमेगा की वैल्यू वी कैन पुट 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई? 20 अपॉन 2 पाई। ओके, तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है फुल साइकिल के लिए। तो हम क्या करेंगे? इसे इनवर्स में कर देंगे, 2 पाई अपॉन 20। तो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर फुल साइकिल। ओके, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी को वी कैन राइट 1 अपॉन टी, टी को वी कैन राइट 1 अपॉन एफ। अब आगे चलते हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपको आरएमएस वोल्टेज गिवन है 8 वोल्ट, आपको टाइम पीरियड गिवन है फुल साइकिल के लिए 7 वोल्ट, और आपको क्या करना है? एसी वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है। तो एसी वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है? E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ओमेगा को आई एम गोइंग टू राइट 2 पाई एफ टी। अब यहाँ पे हमारे पास E नॉट की वैल्यू नहीं है, आरएमएस वोल्टेज गिवन है, तो वी नो द फॉर्मूला E RMS इक्वल टू E नॉट बाय रूट 2। ओके, तो यहाँ पे E नॉट की वैल्यू क्या आ गई? E RMS मल्टीप्लाई बाय रूट 2। तो E RMS इज 8 वोल्ट एंड हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया E नॉट साइन 2 पाई। एफ नहीं है हमारे पास, टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी को वी कैन राइट 2 पाई बाय टी, क्योंकि ये टाइम पीरियड है फुल साइकिल के लिए, तो दैट मीन्स दैट इज द कैपिटल टी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट अप करी, साइन 2 पाई एंड कैपिटल टी इज 7 वोल्ट, और यहाँ पे टी का वैल्यू पुट अप कर दिया 7 वोल्ट, एंड ये हमारे पास आ गई एसी वोल्टेज इक्वेशन। ओके, तो ये अभी तक हम लोगों ने क्या किया? बेस बिल्डिंग बनाया अपना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे, बिकॉज ऑफ हमने न्यूमेरिकल्स करने सीखे थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। गिवन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम एसी सोर्सेज I इक्वल टू 8 sin 623t। ओके, तो करंट की इक्वेशन गिवन है, इसको यू कैन कंपेयर I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो वी हैव द I नॉट वैल्यू। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है? RMS करंट कैलकुलेट करना है।
तो आरएमएस करंट क्या हो गई, आई नॉट बाय रूट टू, दैट इज अवर फॉर्मूला। हमने क्या किया, यहाँ पे 8 पुटअप किया, आई नॉट की वैल्यू 8 है, रूट टू से डिवाइड किया, हमें आंसर क्या मिलेगा 5.656 एंड दिस इज अवर आंसर। Now let's start the second numerical. Find the instantaneous voltage for an AC supply 200 volt and 75 hertz. Okay, तो AC वोल्टेज सप्लाई कितनी है 200 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 75 हर्ट्ज है, एंड हमें क्या लिखना है AC की इक्वेशन लिखनी है। तो AC की इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब गाइस ये चीज में कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि 200 वोल्ट कौन सा है, ये पीक वोल्टेज है, ये आरएमएस वोल्टेज है, ये एवरेज वोल्टेज है। तो कभी भी कोई न्यूमेरिकल में अगर आगे कुछ नहीं लिखा है तो दैट विल बी आरएमएस वोल्टेज। ये चीज आपको दिमाग में बैठानी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल में 80% केस में मेंशन नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक अगर जब भी आप 1 2 3 लिखते हो तो आपको पता है कि आगे ऑटोमेटिकली उसके आगे प्लस है, हम लोग प्लस लिखते थोड़ी ना, प्लस होता ही है ना उसके आगे। इन द सेम वे अगर कोई वोल्टेज लिखी हुई है तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक दिस आरएमएस वोल्टेज। अगर मेंशन है कि ये पीक वोल्टेज है या एवरेज वोल्टेज है तब आपको उसको पीक वोल्टेज एवरेज वोल्टेज लिखना है, बट अदरवाइज अगर नहीं गिवन है तो वो कौन सी वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज। इसमें नहीं लिखा है तो ये कौन सी वोल्टेज होगी, आरएमएस वोल्टेज। और इसका रीजन क्या है, हम आरएमएस वोल्टेज ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो भी हमारी डिवाइसेस होती है अमीटर वोल्ट मीटर, जैसे वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज को मीजर करने के लिए, तो वो क्या करता है आरएमएस वैल्यू को मीजर करता है। करंट को मीजर करने के लिए हम लोग अमीटर यूज करते हैं, अमीटर कौन सी करंट को मीजर करता है, एसी के केस में आरएमएस करंट को मीजर करता है। ओके, तो ये ई आरएमएस गिवन है कितना है 200 वोल्ट। अब हमें क्या चाहिए, पीक वैल्यू चाहिए, तो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय रूट टू। एक्चुअली आप लोगों को सिखाया, ठीक है, पीक वैल्यू इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई नॉट क्या हो गया, ई आरएमएस मल्टीप्लाई बाय रूट टू। हमें ई नॉट की वैल्यू कितनी मिल गई, हम रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 से, रूट टू को सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट 282.84। ओके, एसी वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ई नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 282.8, वो पुटअप करी, साइन ओमेगा की वैल्यू नहीं है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, तो इसको अगेन ओपन किया, 2 पाई एफ टी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी 75 हर्ट्ज, हमें इक्वेशन क्या मिल गई 282.8 साइन 155 टी। ओके, तो जो हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे इजी, वो इसीलिए किए थे कि आपका बेस बन जाए और आप टाइम पीरियड में, स्मॉल टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे कंफ्यूज नहीं हो। ओके, तो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज मोर डेंजरस। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो 220 वोल्ट के केस में एसी जो वोल्टेज होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। इसका रीजन क्या है कि वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट बाय रूट टू। ओके, एंड हमें क्या मिलती है, जो यहाँ पे एग्जैक्टली मैक्सिमम वोल्टेज मिलती है ना, उसमें रूट टू का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये 220 वोल्ट है, आपको एग्जैक्ट मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय रूट टू। तो दैट्स वाई जो ये 220 वोल्ट एसी है ये मोर डेंजरस है देन डीसी के कंपैरेटिवली। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक हैज बीन डन, जिसके अंदर हम लोगों ने एसी इक्वेशंस लिखनी सीखी। एसी इक्वेशंस के थ्रू हमने एवरेज वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू, ये सारा डेटा फाइंड आउट करना सीखा। ओके, हमारा जो टॉपिक यही कंटिन्यू रहेगा, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू। बट अब हम वेवफॉर्म के थ्रू आरएमएस और एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, हम इक्वेशंस के थ्रू फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, ये फिगर्स के थ्रू, ये वेवफॉर्म के थ्रू आरएमएस और एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम लोग दोनों तरीके देखेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे एंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू को वेवफॉर्म के थ्रू कैसे फाइंड आउट करना है वो फॉर्मूला से सीखेंगे। क्लियर है? एंड आई एम गिविंग यू गारंटी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये क्या है, एग्जाम में आते ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो अगर आप लोग यहाँ पे फिगर देखो, ठीक है, ये क्या है, वेवफॉर्म बनी हुई है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी Vm बाय रूट टू, और एवरेज वैल्यू क्या होगी 0 फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए एवरेज क्या होता है 0 होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव में है उतना नेगेटिव में है। इन द सेम वे अभी हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे क्या आ गया Vm बाय रूट टू, आरएमएस वैल्यू क्या होगी Vm बाय रूट टू, और एवरेज वैल्यू क्या होगी 2Vm/5। तो ये आप लोग याद कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में वेवफॉर्म दिखे ना तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यू कैन डायरेक्टली पुट इट।
ओके, इन द सेम वे हाफ के लिए, अभी यहाँ पे वेव फॉर्म क्या है, हाफ साइकिल के लिए तो इस तरीके से, एंड हाफ साइकिल में कुछ नहीं है, देन अगेन इट विल रिपीट इन दिस वे। तो इस केस में आरएमएस वैल्यू क्या होगी, Vm/2, और एवरेज वैल्यू क्या होगी, Vm/5। ठीक है, ट्राइंगल के केस में हम क्या करते हैं, आरएमएस के अंदर √3 का डिवाइड कर देते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस साल ट्राइंगल वेव का आने का चांसेस ज्यादा है, तो ट्राइंगल के केस में अगर आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको √3 से डिवाइड करना है मैक्सिमम वैल्यू से। तो Vm/√3 हो गया, यहाँ पे भी ट्राइंगल वेव है, तो Vrms में क्या हो गया, Vm/√3 हो गया। इन केस इफ वी टॉक अबाउट एवरेज वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा Vm/2, इधर भी वोल्टेज आएगा Vm/2, एंड स्क्वायर वेव के केस में ये देखिए इस तरीके की शेप है, एंड देन अगेन इट विल रिपीट। इसके केस में आरएमएस वैल्यू होगी Vm/√2 एंड एवरेज वैल्यू विल बी सेम Vm/2। लास्ट वेव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्क्वायर वेव जितना पॉजिटिव में है उतना नेगेटिव में है, तो कोई भी ऐसी वेव जो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी उतनी है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम है, तो फुल साइकिल क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे देन यू विल गेट द जीरो। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू विल बी सेम एंड दैट विल बी इक्वल टू Vm। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेव्स हैं जो हर साल बार बार रिपीट होती है, आपको केवल क्या करना है, इनका आंसर ध्यान रखना है, ट्रिक्स बनानी है। ट्राइंगल के केस में आरएमएस के लिए आप ट्रिक बना सकते हो कि √3 का डिवाइड करना है। ओके, आरएमएस वैल्यू में क्या होगा, स्क्वायर है तो Vm/√2 हो गया, अगर हाफ साइकिल के लिए है। एवरेज वैल्यू क्या हो गई, Vm/2 हो गई, तीनों के केस में, ट्राइंगल के केस में भी, हाफ स्क्वायर के केस में भी। अब देखिए कुछ वेव्स आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है नॉर्मली एग्जाम में, एंड आपको क्या लिखना है, इसकी एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू लिखनी है। तो V = V0 sin ωt, ये एक इक्वेशन गिवन है, तो ऑफकोर्स ये फुल साइकिल के लिए है। एवरेज वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला जो एज इट इज हमने याद किया था साइन वेव के लिए, वो क्या हो गया, V0/√2 हो गया। ट्राइंगल वेव के केस में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आरएमएस वैल्यू क्या करनी है, आपको कैसे याद रखना है, V0/√3। एंड आई टोल्ड यू कि देखो कोई भी वेव जितनी पॉजिटिव डायरेक्शन में है उतना ही वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, उसका एवरेज क्या होगा, जीरो होगा। वो कोई भी वेव हो, अगर जितना पार्ट पॉजिटिव में है उतना ही पार्ट नेगेटिव में है, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ट्रायंगुलर वेव है, आरएमएस क्या हो गया, V0/√3। नाउ इफ वी विल सी द थर्ड वेव, तो देखो इसके अंदर भी सेम यही स्टोरी है, जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में है, तो एवरेज वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ओके, स्क्वायर वेव के केस में जो आरएमएस है या एवरेज वैल्यू है वो हमें केवल मैक्सिमम वैल्यू ही मिलती है, तो ये क्या हो गया, V0। अगेन इफ वी विल सी दिस वेव फॉर्म, तो उसमें नेगेटिव साइड नहीं आ रहा है, एवरेज वैल्यू हम लोगों ने एज इट इज यहाँ से याद किया था, क्या था, Vm/2, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें 2 का डिवाइड करना है। तो सेम वे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, V0 थी, तो ये क्या हो गया, V0/2, और आरएमएस वैल्यू के लिए हम किसका डिवाइड करेंगे, √3 का डिवाइड करेंगे। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको वेव फॉर्म देखनी है। अब एग्जाम में जो भी पूछा है, आरएमएस पूछा है या एवरेज पूछा है, यू कैन डायरेक्टली राइट। ओके, तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। इसकी ट्रिक्स आपको याद रहेगी तो आपको पूरा फॉर्मूला के थ्रू न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यू कैन डायरेक्टली राइट इट। तो फ्रॉम माय साइड यू ऑल हैव टू लर्न दिस, ये आपको याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन पे जो वेव फॉर्म पे बेस्ड है, तो देखो इस टाइप की वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, जब आपको यहाँ पे आरएमएस निकालना है, तो हमारे पास वैल्यूज है, रूट, मीन, स्क्वायर। तो यहाँ पे I1 देखते हैं, 1 से स्टार्ट है, I2 का वैल्यू क्या है, -2 है, एंड अगेन I3 का वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो रूट, मीन, स्क्वायर, तो यहाँ पे मीन निकालेंगे तो I1, I2, I3 डिवाइडेड बाय 3, एंड रूट के लिए यहाँ पे रूट लगा दिया है, स्क्वायर के लिए आपको स्क्वायर करना है, एंड देन यहाँ पे क्या है, 1 है, I1 की वैल्यू 1 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, एंड I3 का स्क्वायर 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर इज 1, अंडर रूट लगाया, √3 से डिवाइड किया, एंड आपको आंसर क्या मिला, 4, 5, 6, √6/3 मीन्स √2। √2 को सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलता है, 1.414। तो इन दिस वे वी हैव टू डू ग्राफ बेस्ड। ओके, अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर आर वैरीज एज I = KT। I की वैल्यू गिवन है KT, वेयर K इज कांस्टेंट, K बता दिया कांस्टेंट है, एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, आरएमएस करंट को कैलकुलेट करना है फॉर टाइम
2 सेकंड, फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड के लिए हमें आरएमएस को कैलकुलेट करना है। तो अगर मान लीजिए ये मुझे आई एवरेज कैलकुलेट करना है, ओके, नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 1 एंड 2 है, इसका एवरेज निकालना है तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। बट जहां पे वेरिएशन हो रहा है, एज यू कैन सी की जो एसी वेव है, एसी वोल्टेज है, इसमें हर पॉइंट पे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 0 to t i dt, हमने क्या किया यहाँ पे i का इंटीग्रेशन किया 0 to t के लिए, ओके, एंड नीचे क्या आ गया, कैपिटल किया, क्योंकि 0 से t के लिए सॉल्व करें तो दिस इज द मेथड एवरेज निकालना है। इन द सेम वे रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर तो सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है रूट है, रूट लगाए। मीन, तो मीन तो ऐसे ही निकालेंगे, मीन को ही एवरेज बोलते हैं। तो दिस इज 0 to t i dt, ये क्या किया मैंने, एवरेज निकाला डिवाइडेड बाय t करके। अब क्या करना है, आगे स्क्वायर करना है, तो ये हो गया यहाँ पे मेरा स्क्वायर। तो दिस इज द मेथड यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द एवरेज एंड आरएमएस, वोल्टेज और करंट इन एनीथिंग। कुछ नहीं करना एवरेज के अंदर, तो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो एवरेज में होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 0 to t dt एंड देन जितनी साइकिल है उसके, ओके। अब हमारे पास आरएमएस वैल्यू है, यहाँ पे अंडर रूट लगा है, हमने क्या किया, इधर स्क्वायर लगा दिया, इधर क्या किया, स्क्वायर लगा दिया और इधर से अंडर रूट को हटा दिया। दिस मेथड वी आर गोइंग टू फॉलो, क्योंकि हर इक्वेशन पे हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 0 to t i स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय कैपिटल, ओके। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 0 to 2 सेकेंड है, तो 0 to 2 सेकेंड i स्क्वायर dt एंड कैपिटल T है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए हमने किसका डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया। क्लियर है, 1/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर लेंगे, 0 से 2 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड देन i की वैल्यू पुट अप कर दी kt, क्योंकि गिवन है i क्या है, kt है, तो ये हो गया kt स्क्वायर dt। क्लियर है, अगेन ये भी गिवन है कि k कांस्टेंट है, तो k को भी बाहर ले लिया, ठीक है, k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमें 0 से t के लिए सॉल्व करना है, 0 से 2 के लिए सॉल्व करना है, इधर क्या आया, t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, t क्यूब बाय 2, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, देन आ गया t क्यूब बाय 3, ओके, k स्क्वायर बाय 2 t क्यूब बाय 3, किस रेंज के लिए, 0 से लेके 2 के लिए, ओके। तो 0 पे तो 0 ही मिलेगा, 2 वैल्यू पुट अप करेंगे, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 हुआ, तो अगेन आई राइट इट k स्क्वायर बाय 2, t क्यूब कितना मिला, 8 मिला, k स्क्वायर 2 से 8 कैंसिल आउट किया तो ये 4 बचा, 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज और आरएमएस वैल्यू के थ्रू पीक वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा। एसी वोल्टेज इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ओके, इसके थ्रू हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, ओके। ये हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी थे, तो आई थिंक तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को आता होगा। एंड इसी में बेस्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन लिखने को आती है या फिर इक्वेशंस के थ्रू डेटा लिखने को आता है, ओके। द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमने कभी नहीं किए बट जो हमें एमएससीटी के अंदर मिलते हैं, वेवफॉर्म के थ्रू आपको एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ओके। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म है जो नॉर्मली एग्जाम में आती है, उन सभी का मैंने आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू लिखी है, जो आपको एज इट इज याद होना चाहिए, एंड बिलीव मी इट विल रियली हेल्प, ठीक है। एंड इसके बाद हमने प्रैक्टिस करी टफ से टफ क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट में, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स के अंदर पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर के साथ एसी सप्लाई को रजिस्टर में अप्लाई करेंगे, देन इंडक्टर पे, देन कैपेसिटर पे, ओके। अब हम इसमें केवल बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे रजिस्टर के केस में E = E0 sin ओमेगा t होता है, I = I0 sin ओमेगा t होता है, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, एज यू कैन सी, ठीक है, बस करंट का एम्पलीट्यूड कम होता है। इंडक्टर के केस में करंट क्या है, पीछे रह जाती है 90 डिग्री, समझ रहे हो, E = E0 sin ओमेगा t, बट यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगी, I = I0 sin ओमेगा t - π/2, करंट पीछे रहते हैं, ओके। इस फॉर्मूले से आप लोग याद कर सकते हो, उससे मैं आपको अभी यूज बताऊंगी इसका यूज कैसे करते हैं, बट याद रखिए इंडक्टर के केस में करंट क्या है, 90 डिग्री पीछे रह जाती है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो देखिए करंट क्या है, पीछे रह गया 90 डिग्री नीचे से आके, ओके। देखिए ये अगर वोल्टेज की वेवफॉर्म है,
अगर दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज, तो करंट की वेव फॉर्म किस तरीके से बनेगी, वो थोड़ा सा पीछे, 0 पे 1 एंड 1 पे 0, इस तरीके से, ठीक है, 90 डिग्री पहले स्टार्ट हुई। ये इसकी वोल्टेज एंड करंट की इक्वेशन हुई, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन हो गई I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के अंदर एक रिलेशन है। नॉर्मली हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, V अपॉन आर, और यू कैन राइट E अपॉन आर। अब इस सर्किट में रेजिस्टर नहीं है, तो रेजिस्टर की जगह हम क्या यूज करेंगे, एक्सएल। व्हाट इज एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये क्या काम करता है, सर्किट को रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है। ओके, तो रिएक्टेंस क्या करेगा, इंडक्टर के केस में सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इन द सेम वे कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट 90 डिग्री आगे चली जाती है। तो वोल्टेज की इक्वेशन देखिए तीनों में सेम है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, बट करंट की इक्वेशन चेंज हो रही है। यहाँ पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो क्या आया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर के केस में क्या है, करंट 90 डिग्री पीछे चली, तो क्या हुआ, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट 90 डिग्री से आगे चली जाती है, तो वी कैन राइट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके, देखिए यहाँ पे प्लस पाई बाई टू का साइन आ गया। इन द सेम वे जब हमें करंट का फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पे E अपॉन आर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है, तो इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Xc से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे Xc की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये कंपैरिजन ध्यान रखना है, XL इक्वल टू ओमेगा एल है, बट Xc इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी है। ओमेगा को वी कैन राइट 2 पाई एफ ऑल्सो। टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वेरी केयरफुल। ओके, अभी इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वी हैव टू सॉल्व। क्लियर है, हम यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला विल रियली हेल्प यू। अगर वेवफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है, करंट 90 डिग्री आगे चली जाती है, प्लस बाय 2 है, तो ये पॉजिटिव साइन से स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए अगर ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है, तो करंट अब यहाँ पे 90 डिग्री पहले से स्टार्ट होगी इन दिस। ओके, तो ये हुआ कैपेसिटर की वेवफॉर्म। क्लियर है, ये हमने बेसिक देखा। अब इसके बाद आते हैं हम कॉम्बिनेशन पे, इसके बाद आते हैं हम कॉम्बिनेशन पे। तो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों का हमने पार्ट किया, तीनों की करंट की इक्वेशन देखी। अब अगर हमने कॉम्बिनेशन में यूज किया, मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर को भी यूज किया, रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर को भी यूज किया, तो दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वी हैव टू। एंड ये आपको कॉम्बिनेशन वाला बेसिक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए जब भी सर्किट में इंडक्टर या रेजिस्टेंस है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज कोई भी कॉम्बिनेशन में, नॉट इन द इंडक्टर रेजिस्टेंस, नॉट इन द रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, नॉट इन द इंडक्टर कैपेसिटर, वहां पे हमें tan फाई का फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। tan फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, तो इसीलिए हमने यहाँ पे tan फाई लिया। ओके, जब भी दो कॉम्बिनेशन में है वहां पे tan फाई यूज आएगा ही आएगा। ओके, और tan फाई क्या होता है, tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको याद रहना चाहिए। व्हाट इज tan फाई, that is reactance upon resistance। okay, tan phi का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। what is tan phi, it's reactance upon resistance। okay, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूंगी तो मुझे क्या मिलेगी, I इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, V बाई आर नहीं आ सकता, XL नहीं आ सकता, XC नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। एंड जेड क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ध्यान रखनी है आपको, जेड क्या होगी यहाँ पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल को वी कैन राइट ओमेगा है। tan फाई का फॉर्मूला क्या है, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस यहाँ पे क्या आएगा, एक्सएल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडक्टर है, एक्सएल अपॉन आर। एंड वोल्टेज क्या मिला, रिजल्टेंट वोल्टेज अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो देखिए ये वोल्टेज मिलता कैसे है, सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ ड्रॉ किया। ओके,
अब इंडक्टर के केस में मैंने बोला था आपको सिविल के फॉर्मूले से हम लोग याद रख सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आई फॉरगेट टू टेल यू, अभी इसे यूज करते हैं। देखो कैपेसिटर, सी इज द कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट आगे है, वोल्टेज पीछे, एम आई राइट? इन द सेम वे इंडक्टर के केस में, एल इज द इंडक्टर, इसके केस में वोल्टेज आगे है और करंट पीछे। तो इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, हम याद करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में कौन आगे है, वोल्टेज आगे है। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली करंट है, तो वोल्टेज क्या होगी, आगे होगी। इंडक्टर के केस में कौन सा आगे है, वोल्टेज आगे है, सिविल। कैपेसिटेंस, सी से सिविल बनाया, सी में करंट आगे है, आई इज करंट, डी इज वोल्टेज, करंट आगे, वोल्टेज पीछे है। इंडक्टर के केस में, एल के केस में वोल्टेज आगे और करंट पीछे। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, इंडक्टर वोल्टेज मिला। तो नाउ यू कैन सी कि अरे इधर तो वी आर है और इधर क्या है, वी एल है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, कहीं यहाँ। यही मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। और क्या हो गया, वी इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ओके, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको, ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई के लिए, tan phi के लिए, एंड यहाँ पे जो रिजल्टेंट वोल्टेज है। इन द सेम वे अगर हम कॉम्बिनेशन देखें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का, तो इट इज जस्ट लाइक द सेम। आई का फॉर्मूला क्या होगा, वी नॉट बाई जेड, जेड की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है, इधर इंडक्टर था तो एक्सएल स्क्वायर था, इधर कैपेसिटर है तो एक्स सी स्क्वायर हो गया। ओके, आर स्क्वायर एंड एक्स सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी। एक्स सी को क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। इन द सेम वे tan phi क्या है, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, तो एक्स सी डिवाइडेड बाय आर एंड रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हुआ, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। क्लियर? इन द सेम वे एलसी के केस में आई का फॉर्मूला यही होगा, वी नॉट बाय जेड। अब जेड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। जेड क्या मिलता है यहाँ पे, एक्स एल माइनस एक्स सी। ये चीज ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसका डिफरेंस मिलेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का। क्लियर है? tan phi क्या होता है, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या मिला, यहाँ पे एक्सएल भी है एक्ससी भी है, तो दोनों का डिफरेंस मिलता है, एक्सएल माइनस एक्ससी। रेजिस्टेंस इस केस में 0 है, तो जो फेज एंगल है वो हमें क्या मिला, यहाँ पे इंफिनिटी मिला, tan phi क्या मिला, इंफिनिटी मिला। अगर एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ पे हमें एक फ्रीक्वेंसी मिलती है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब अभी हमें नहीं करने की जरूरत है, बट ये याद होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, F इक्वल टू 1/2π√LC। इसे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिन पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट के। तो एक बार फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं। रेजिस्टर के केस में आई इक्वल टू ई अपॉन आर, इंडक्टर के केस में करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, ई अपॉन एक्स एल, कैपेसिटर के केस में क्या फॉर्मूला हुआ, ई अपॉन एक्स। अब कॉम्बिनेशन पे आते हैं, एल आर के केस में फॉर्मूला मिला वी नॉट अपॉन जेड, और यू कैन राइट ई नॉट अपॉन जेड। इन द सेम वे कैपेसिटर के केस में ई नॉट बाय जेड, जेड की वैल्यू याद होनी चाहिए, दोनों है तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर, एंड एल सी के कॉम्बिनेशन में एक्सएल माइनस एक्ससी। ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है। ओके, tan phi इज रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, एक्सएल अपॉन आर, एक्ससी अपॉन आर, और यहाँ क्या मिला, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय 0। In the same way, resultant voltage is equal to under root VR square plus VL square for inductor case. For the case of capacitor, under root VR square plus VC square. And in this case, आपको frequency मिलती है 1/2π√में L। Okay? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसकी इक्वेशंस याद होनी चाहिए कि करंट पीछे है या वोल्टेज पीछे है, एंड इसके बाद हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट। ओके, सीरीज LCRS सर्किट रिमेनिंग, सेम फॉर्मूला आई इक्वल टू वी नॉट बाय जेड। जब सर्किट में क्या लगा है, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो आई इक्वल टू वी नॉट बाय जेड, और जेड की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। तो एलसीआर के केस में ये जेड का फॉर्मूला हुआ। ओके, फॉर्मूला इम्पिडेंस इज सेम, बट यहाँ पे आर की वैल्यू आनी चाहिए। और tan phi
की वैल्यू क्या मिली, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। ये कौन सा केस है, एलसीआर का सर्किट है। अब देखिए जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है ना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के फॉर्मूले आपको कॉम्बिनेशन में यूज करते ही है। मान लीजिए सर्किट में केवल इंडक्टर और रेजिस्टेंस है, ओके, तो ये हो गया एक्सएल स्क्वायर। अब आपके पास रेजिस्टेंस होगा, इम्पीडेंस होगा, आपको इंडक्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तो आप इन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे न्यूमेरिकल में वेरिएशन होते जाएंगे, अब कोई फार्मूलाज नहीं है, सारे फार्मूलाज हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, केवल न्यूमेरिकल्स करने हैं, ओके। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ओके, धीरे धीरे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो 1 बाय 1 न्यूमेरिकल करेंगे, तो हर टाइप का हमने एक एक न्यूमेरिकल किया है, ताकि आप लोग इतने कम टाइम पे मोस्ट ऑफ चैप्टर को कवर अप कर सको, मोस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, ओके। इसके थ्रू क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाए। बेसिक थिंग जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूलाज याद होते हैं बट वैल्यूज कैसे पुट अप करनी है, तो वो बेटा प्रैक्टिस से ही होगी। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो यू विल एबल टू सॉल्व, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ कॉइल एज रेजिस्टेंस 30 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 30 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 20 ओम, तो एक्सएल की वैल्यू लिख दी यहाँ पे 20 ओम, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है। इफ अ एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, अब यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मींस दैट इज द आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज इज कनेक्टेड। अब देखो फ्रीक्वेंसी की दो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा। अ कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। बट जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है, हमें सॉल्व करना है, वो किसके लिए सॉल्व करना है 100 हर्ट्ज के लिए करना है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, देन करंट इन द कॉइल इज। तो देखिए ये यहाँ पे घुमा के दे रखा है, नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। हमें सॉल्व 100 हर्ट्ज के लिए करना है, तो देखिए अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा को क्या बोलते हैं 2 पाई एल। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस 20 ओम का है, हम क्या लेंगे 40 ओम लेंगे। क्लियर है। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, करंट। अब करंट का फॉर्मूला क्या लेंगे, अब आपको याद रखना है जब भी कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे सर्किट किस टाइप का है, जिसमें रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, ओके, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। तो इसके अंदर करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन, ओके, फॉर्मूला याद होने चाहिए एज आई टोल्ड यू। तो करंट का फॉर्मूला होगा V अपॉन Z, ठीक है। वोल्टेज हमें गिवन है 200 वोल्ट, Z की वैल्यू क्या होगी अंडर R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो ये होगी Z की वैल्यू। हमारे पास R की वैल्यू भी है, एक्सएल की वैल्यू भी है, हमने पुटअप कर दी एंड हमारे पास करंट का आंसर आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी कॉम्बिनेशन है उसमें करंट कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला होगा V अपॉन Z एंड Z की वैल्यू होगी अंडर R स्क्वायर। यहाँ पे इंडक्टर है तो XL हो गया, अगर कैपेसिटर होता तो XC होता। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब 40 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर, 40 माइक्रोफैराडे, तो माइक्रोफैराडे को फैराडे में चेंज करने के लिए हमने 10 टू पावर -6 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 40 इंटू 10 टू पावर -6 फैराडे इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई एंड द आरएमएस वैल्यू इन द सर्किट इज नियरली। तो हमें क्या करनी है, आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ पे Z आएगा और कहाँ पे XC आएगा। देखो यहाँ पे सर्किट में क्या कनेक्टेड, केवल कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो किसका यूज करेंगे, XC का यूज करेंगे। बट अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन होता, तो मैं V अपॉन Z करती। अभी मेरे सर्किट में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो Z नहीं आएगा, क्या आएगा V अपॉन XC आएगा। तो ये याद रखना है। देखिए हम मोस्ट ऑफ केस में अभी करंट को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो जब भी सर्किट में इंडक्टर लगा है तो करंट का फॉर्मूला हुआ V अपॉन एक्सएल। जब सर्किट में कैपेसिटर लगा है तो करंट का फॉर्मूला हुआ V अपॉन एक्सएल। जब सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों लगा है तो I इक्वल टू V अपॉन Z, Z क्या हो गया अंडर R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ओके। और जब सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हैं तो Z का फॉर्मूला क्या हुआ अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स।
V by Z। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लेना है I इक्वल टू V बाई Z, एंड इंडिविजुअल के केस में फॉर्मूला लेना है रिएक्टेंस वाला V अपॉन XL। ओके, तो IRMS क्या हो गया, V अपॉन XC। XC को वी कैन राइट 1/2 पाई FC। 2 पाई की वैल्यू पुटअप करी 3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ओके, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 10 टू पावर -6। तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट RMS वैल्यू। तो देखिए 1 बाई है, यहाँ पे क्या है IRMS V बाई XC, तो V कितना है 200 वोल्ट। अब ये जो XC है ये 1 बाई के अंदर आया, तो 1 के अंदर गए तो ये सारी वैल्यूज ऊपर आ जाएगी ना, 2 इंटू 3.14, 50 इंटू 40 इंटू 10 टू पावर -6, तो सारी की सारी वैल्यूज ऊपर आ गई। हमें RMS करंट कितनी मिली 2.51 एम्पियर। क्लियर है गाइस? अब हम आते हैं 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। The instantaneous voltage of EMF and current in AC circuit are E equal to 1.414 sin 100 pi t minus pi by 4, and the current is equal to 0.707 sin 100 pi t। ओके, तो अब इसमें करंट लीड कर रही है, लैग कर रही है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए वोल्टेज क्या है, पाई बाय 4 पीछे चला गया, माइनस में है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और करंट क्या कर रही है, यहाँ पे लीड कर रही है, क्योंकि करंट क्या है, आगे है। कितना आगे है, पाई बाय 4 डिग्री से आगे है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सर्किट इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सिविल का फॉर्मूला लिया, ये केस कौन सा है, यहाँ पे क्या आगे है, वोल्टेज पीछे है, ओके, एंड करंट आगे है, तो ये सर्किट क्या है, कैपेसिटिव। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से इक्वेशन देख के यू हैव टू फाइंड आउट कि सर्किट कैपेसिटिव है या फिर इंडक्टिव है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, करंट लीड कर रही है कि लैग कर रही है। अब ऑफकोर्स करंट क्या कर रही है, यहाँ पे लीड कर रही है। यहाँ पे प्लस होता तो वोल्टेज लीड करता, बट यहाँ पे माइनस है ना, तो मतलब वोल्टेज पीछे चली गई। करंट लीड कर रही है, कितना लीड कर रही है, पाई बाय 4। अभी पाई बाय 4 कितना होगा, 180/4, तो कितना मिला हमें 45 डिग्री। तो करंट लीड कर रही है, कितना लीड कर रही है, 45 डिग्री से लीड कर रही है। तो इस टाइप के भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, एंड द बेस्ट थिंग बहुत इजी है। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर आपको एक बार समझ आ गया कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द 12th नंबर ऑफ न्यूमेरिकल, अ प्योर इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल की वैल्यू गिवन है 1 हेनरी, is connected across an alternating voltage of 115 volt। तो यहाँ पे केवल वोल्टेज है, तो that means that is RMS voltage। okay, 115 volt and frequency is 60 hertz। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है और पीक करंट को कैलकुलेट करना है। तो देखिए रिएक्टेंस एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा को वी कैन राइट 2 पाई एक्सएल। ओके, तो इंडक्टेंस कैलकुलेट करने में, तो मेरे हिसाब से रिएक्टेंस कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू पुटअप करी 3.14, फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज, तो 60 वैल्यू पुटअप किया, इंडक्टेंस की वैल्यू 1 पुटअप करी, एंड हमारा आंसर क्या आया 377.1। अब इसके बाद हमें पीक करंट कैलकुलेट करेंगे, आई नॉट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई का फॉर्मूला होगा V अपॉन XL, क्योंकि इंडक्टर है ना, तो R तो नहीं आएगा, ठीक है, XL आएगा, बट यहाँ पे भी तो V नॉट आना चाहिए ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, I नॉट, तो इधर भी V नॉट ही आएगा, बट पीक वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो क्या है, RMS वोल्टेज। ओके, तो हम क्या करेंगे, पीक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, V RMS इक्वल टू V नॉट बाय रूट। तो V नॉट कितना हो गया, V RMS मल्टीप्लाई बाय रूट 2। अब यहाँ पे RMS वोल्टेज कितनी है, 115 वोल्ट, तो RMS वोल्टेज की वैल्यू पुटअप करी, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्सएल, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए इसमें भी बहुत कई बार ट्विस्ट डालते हैं क्वेश्चंस में कि आपको RMS वोल्टेज गिवन होती है और आपको पीक करंट कैलकुलेट करनी होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पीक वोल्टेज होता ना, अगर इसी की जगह पीक वोल्टेज होता तो आप लोग फटाक से सॉल्व कर लेते, ठीक है, हमें RMS वोल्टेज है और हमें पीक वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, बट पीक करंट देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा एक स्टेप और बढ़ा है, हमें पहले पीक करंट गिवन है, मतलब पीक करंट कैलकुलेट करना है, तो आपको पीक वोल्टेज को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट द पीक करंट। तो एक स्टेप ज्यादा हो गया।
अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे, द कैपेसिटर ऑफर जीरो रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर हमें जीरो रेजिस्टेंस कब मिलता है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो कैपेसिटर है एसी के केस में जीरो रेजिस्टेंस है। ऐसा क्यों हुआ? लेट्स सी, क्योंकि देखिए जीरो रेजिस्टेंस यहाँ पे कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम रिएक्टेंस देखते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/2πf। ओके, अब डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेवफॉर्म। एंड डीसी में हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जीरो। तो इस केस में आपको एक्सी क्या मिलता है? इन्फिनिटी मिलता है। ओके, डीसी के केस में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो जो आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या मिला? इन्फिनिटी मिला। इसीलिए जो हमें जीरो रेजिस्टेंस मिलता है वो किस केस में मिलेगा? केवल एसी के केस में मिलेगा। The next question is, figure shows a series LCR circuit connected to variable frequency 200 volt. The source frequency which drives the circuit at resonance. तो देखो कोई भी रेजोनेंस का फॉर्मूला हो या फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो, तो यहाँ पे L और C के बारे में डिस्कस किया है। तो दैट फॉर्मूला वी विल यूज F इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। रेजोनेंस के केस में वी विल ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, या फिर अगर आपको LC दे रखा है तब आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, देन वी विल ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे R की वैल्यू है 40 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू है 5 हेनरी, C की वैल्यू है 80 माइक्रोफैराडे। तो माइक्रो को हमें माइक्रोफैराडे को फैराडे में चेंज करना है, तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई किया। एंड हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, देन वी विल यूज इट F इक्वल टू 1/2π√LC। हमने L की वैल्यू पुट अप करी, हमने C की वैल्यू पुट अप करी, एंड वी कैन गेट अवर आंसर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अगर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तो आगे के सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बट आपको केवल एक कंसेप्ट का ध्यान रखना है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। कौन सा कंसेप्ट? सीरीज के केस में, सीरीज के केस में करंट क्या होती है? सेम होती है। और वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। अब मान लीजिए मैंने एक सर्किट लिया है, क्वेश्चन रीड करते हैं। A 100 ohm resistance is connected in series with a 4 Henry inductor. तो मैंने क्या किया? सर्किट में एक रेजिस्टेंस लिया 100 ओम का, साथ में इंडक्टर कनेक्ट किया 4 हेनरी। ओके, अब आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे ये चीज पता है कि यहाँ पे इन दोनों में वोल्टेज क्या होगी? डिफरेंट होगी, बट करंट सेम होगी। अब इसमें क्या बोला है कि द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, तो मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? VR इक्वल टू 2 sin 100t। ये वोल्टेज किसके केस में है? रेजिस्टर के केस में है। बट इंडक्टर के केस में क्या वोल्टेज है? द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है, आपको पता ही है कि जो इंडक्टर के केस में वोल्टेज चेंज होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज चेंज होता है। अब इसका वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करें? भाई करंट होती तो वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते ना, बट करंट भी नहीं है, कैसे करेंगे वोल्टेज कैलकुलेट? तो एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है बेटा कि जो सीरीज में करंट सेम होती है, मतलब यहाँ तो करंट आएगी, यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास V भी है, ओके, यहाँ पे हमारे पास L भी है, ओके, यहाँ पे हमारे पास V भी है और L भी है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे करंट, और सीरीज में करंट सेम होती है तो यहाँ से हमें करंट मिल जाएगी, देन वी कैन कैलकुलेट। तो लेट्स सी इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। सबसे पहले वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो वोल्टेज के केस में, इंडक्टर के वोल्टेज के केस में क्या होगा? तो देखिए डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे रेजिस्टिव वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है। अब जब रेजिस्टेंस भी साथ में है, करंट इधर है, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या होती है? आगे रहती है करंट से। ऐसे ही होता है CIVIL। ओके, ये इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होगी करंट से, तो ये हो गई वोल्टेज आगे। VL आगे कितना आगे है? 90 डिग्री। तो VL का फॉर्मूला क्या हो गया? V0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई। कैसे आया प्लस बाई बाई टू? क्योंकि यहाँ पे क्या है? केवल t है, और हमने क्या लगाया? इंडक्टर लगाया। तो रेजिस्टेंस की कंपैरेटिवली इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो पाई बाई टू आगे रहेगी। तो दैट्स व्हाई वी टेक दिस इक्वेशन V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई। एम आई राइट? यही इक्वेशन होगी। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज नहीं है वो हमें फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये यही है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई? 1000। तो यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर दी 1000, तो इक्वेशन मिली v नॉट साइन 1000 t प्लस 5/3। बट हमारे पास यहाँ पे v नॉट नहीं है, v नॉट नहीं है v नॉट वैल्यू। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे? v का फॉर्मूला क्या होगा? I x। ओके, रिएक्टेंस भी नहीं है बट आई कैन राइट I ओमेगा एक्सएल को वी कैन राइट ओमेगा। तो देखो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से मिलेंगे। जहां पे भी कॉम्बिनेशन होगा ना उसमें आपको 2-3 फॉर्मूले इसी तरीके से यूज करने ही करने। एक बार 2-3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो गई तो फोर्थ न्यूमेरिकल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बट स्टिल 3 न्यूमेरिकल्स तक तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ओके, आई ओमेगा है, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, यहाँ तो आई भी नहीं है। अब आई का फॉर्मूला हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैसे? V अपॉन आर से, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज भी है ओके और रेजिस्टेंस भी है। तो वोल्टेज कितना है? पीक वोल्टेज इज 2 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस कितना है? 100 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे करंट मिल गई 2 × 10 टू पावर -2। हमने यहाँ पे करंट की वैल्यू पुटअप करी 2 × 10 टू पावर -2। ओमेगा की वैल्यू पुटअप करी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 1000। ओके, एंड देन इंडक्टेंस की वैल्यू पुटअप करी, इंडक्टेंस कितना है? 4 हेनरी है। तो ये हो गई हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई, एंड देन वी विल सॉल्व दिस, देन वी विल गेट 80 वोल्ट आंसर। दिस इज आवर आंसर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया था? हमें ये पता है कि कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन किसका है? रेजिस्टेंस का और इंडक्टर। अब इस कॉम्बिनेशन को देखते ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि दोनों का वोल्टेज सेम नहीं है, दोनों का वोल्टेज सेम नहीं है, बट करंट क्या है? सेम है। सीरीज के केस में क्या होता है? करंट, सीरीज के केस में करंट सेम होती है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन वाली लाइन पढ़ते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन इसी तरीके से करने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस का वोल्टेज गिवन है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट। तो मुझे क्या करना है? यहाँ से करंट कैलकुलेट करनी है, और यहाँ से करंट क्या हो जाएगी? V अपॉन आर 2/100 2 × 10 टू पावर -। ये इंडक्टर में यही करंट मैं इंडक्टर के लिए यूज करूंगी। यहाँ पे करंट की वैल्यू है 2 × 10 टू पावर -2। इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है? 4 हेनरी है। तो इजीली आई कैन कैलकुलेट द वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? I x है। I की वैल्यू आ गई, एक्सएल की वैल्यू हो जाएगा, एक्सएल का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा है। आगे यू कैन सॉल्व दिस, बट ये एक दिमाग में बैठा लेना कि ठीक है पहले मुझे करंट सॉल्व करनी पड़ेगी, देन आई कैन सॉल्व द वोल्टेज। ओके, एंड करंट क्या है? दोनों में सेम रहेगी कॉम्बिनेशन में, तो एक पार्ट की हम लोग यूज करेंगे एंड दूसरे पार्ट के अंदर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1/π हेनरी, इंडक्टेंस की वैल्यू है 1/π हेनरी, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 300 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो हमें अगेन एक कॉम्बिनेशन मिला इंडक्टेंस का और रेजिस्टेंस का। दोनों की वैल्यूज गिवन है, इसकी 1/π है और इसकी कितनी है? 300 ओम। ओके, अब वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन। अभी क्या कर रहे हैं? पूरे कॉम्बिनेशन को कितनी वोल्टेज दे रहे हैं? 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200 हर्ट्ज। तो 200 वोल्ट और 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमने इस कॉम्बिनेशन में ले ली। बट क्या पूरे कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगी? नहीं। जैसे ही ये वोल्टेज पास आउट होगी, इंडक्टर की वोल्टेज डिफरेंट होगी और रेजिस्टेंस की वोल्टेज डिफरेंट होगी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फेज डिफरेंस। अब देखो फेज डिफरेंस देखते हैं, फेज डिफरेंस देखते ही ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि tan phi का फॉर्मूला क्या होगा। हमें फेज डिफरेंस देखते ही ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि मुझे क्या यूज करना है? tan phi। और tan phi क्या होता है? रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। क्या होता है? रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू है मेरे पास 300 ओम। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे tan phi कैलकुलेट करना है, दैट इज रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, आर की वैल्यू है मेरे पास, मैं इस एक्सएल को कैलकुलेट करूंगी, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू पुटअप करी 2π एल आया 2π, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुटअप करी 200 हर्ट्ज, इंडक्टेंस की वैल्यू पुटअप करी 1/π,
पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 टू द 4, 400। तो मुझे रिएक्टेंस कितना मिल गया, 400 बाई 300, 4 बाई 3, एंड पाई की वैल्यू क्या हो गई, 10 इनवर्स 4 बाई 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a LCR circuit the capacitor is changed from C to 4C. Okay, for the same resonant frequency the inductance should be changed from L to, कितना चेंज करेंगे। तो देखो वैसे तो मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही क्या होता है, 1/2 पाई रूट में LC। अब ये बोल रहा है कि मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू में चेंज कर दिया और C में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ब्लैक पेन का यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, 4C में चेंज कर दिया। ओके, यहां पे 4C में चेंज कर दिया। ओके, लेकिन अब मुझसे पूछा है क्वेश्चन में कि मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, तो मैं L की वैल्यू में क्या चेंज करूं, मुझे यही चाहिए, LC ही चाहिए, बट मैं L की वैल्यू में क्या चेंज करूं कि मुझे सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिले। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा जाए कि ठीक है, L की वैल्यू में क्या चेंज करूं, मैं L की वैल्यू में 4 का डिवाइड कर दूं, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, मुझे अगेन क्या मिला, 2 पाई रूट LC। तो मतलब मैंने कैपेसिटर में क्या किया था, 4 का मल्टीप्लाई किया था, तो इंडक्टेंस में मैं 4 का डिवाइड कर देती हूँ ना, वैल्यू विल बी सेम ऑफ कोर्स। तो L की वैल्यू में मुझे किसका डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करना है, तो आंसर शुड बी L बाय 4। ओके, तो 18 नंबर क्वेश्चन, अ कंडेंसर ऑफ 10 माइक्रोफैराडे, कंडेंसर क्या होता है, कैपेसिटर ही होता है, कंडेंसर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैराडे, माइक्रोफैराडे, तो 10 माइक्रो की जगह हमने क्या लिखा, 10 टू पावर -6 फैराडे, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो ऑफकोर्स देखो यहाँ पे L और C हो गया, आगे का क्वेश्चन आई विल नॉट रीड, इंपीडेंस कैलकुलेट करना है, द इंपीडेंस ऑफ द, now the question is the impedance of the combination। अब यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इंपीडेंस क्या होगा, XL माइनस XC, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XC इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। ठीक है, यहाँ पे इंपीडेंस यही होगा, Z इक्वल टू, देखो कैपेसिटर है इंडक्टर है, दोनों के केस में इंपीडेंस क्या होता है, Z क्या होता है, XL माइनस XC। ये आपको याद कराया था, तो XL की वैल्यू पुटअप करी, XC की वैल्यू पुटअप करी। Okay, and then we will solve this, then we will get our answer 0. You have to do the calculation, table calculation part. Okay. The next question is, in a LCR circuit, R equal to √5 ohm, XL equal to 9 ohm, XC equal to 7 ohm. If applied voltage in the circuit is 50 volt, the impedance of the circuit in ohm will be. अब impedance का फॉर्मूला है, जहां पे क्या है, RLC। ओके, तो देखो इंपीडेंस का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर L और C का केस है तो XL माइनस XC हो गया, अगर R और C का केस है तो इंपीडेंस का फॉर्मूला हो गया X स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अगर L R का केस है तो इंपीडेंस का फॉर्मूला हो गया XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और अगर RL C का केस है, अगर RLC का केस है तो इंपीडेंस का फॉर्मूला हो गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, LC के केस में XL माइनस XC, RC के केस में √XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, LR के केस में √XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एंड ओवरऑल RLC के केस में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे Z इज √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, R की वैल्यू पुटअप करी, √5 है, स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया, XL इज 9, C इज 7, 9 माइनस 7 क्या हुआ, 2 मिला, सॉल्व करोगे यू विल गेट द 3। ऑफ कोर्स इंपीडेंस पॉइंट ऑफ इंडक्टेंस 0.1 है, ओके, इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट 100 हर्ट्ज जनरेटर एंड करंट इज फाउंड टू बी 0.5 एम्पीयर। तो देखिए क्या क्या डेटा गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है 0.1 हेनरी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज, वोल्टेज गिवन है 50 वोल्ट, करंट इज 0.5 एम्पीयर। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ। तो दिस इज द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियसली किया था, हमें इंडक्टेंस गिवन है, हमें सर्किट में रेजिस्टेंस भी गिवन है। ओके, एंड इस टाइप के सर्किट में हमें पता है करंट सेम है और वोल्टेज दोनों की अलग अलग है। ओके, तो इस केस में इंडक्टेंस के केस में एज यू कैन सी जो इंडक्टेंस की वैल्यू है
वो कितनी है यहाँ पे 0.1 है, एंड वोल्टेज हम यहाँ पे कितनी अप्लाई कर रहे हैं 50 वोल्ट को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। करंट इसके केस में बता रखा है, करंट इसके केस में बताया हुआ है कितना है 0.5 एम्पियर। ऑफ कोर्स करंट यहाँ पे भी 0.5 एम्पियर होगा। हमें ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। वी आर का तो फॉर्मूला सिंपल पता है ना, आई आर होता है, बट ये सिंपल दिख रहा है नहीं बिल्कुल भी सिंपल, ओके आई आर होता है। अब ये आर को कैसे कैलकुलेट करना है, हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है, हमें आई आर चाहिए, ओके। हमें ये तो पता है सीरीज में करंट सेम होती है, तो करंट की वैल्यू तो है मेरे पास 0.5, आर कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। सेम काइंड ऑफ सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज दे दी हमने ओवरऑल, इंडक्टेंस के केस में करंट है, ठीक है, इंडक्टेंस है, करंट दोनों के केस में मिल गई, इसका वोल्टेज का फॉर्मूला हुआ आई, ओके। तो देखो अब हम यहाँ पे इम्पीडेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, जेड क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो जिससे मैं आर कैलकुलेट कर सकती हूँ जेड स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर। बट अभी भी मेरी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, जहां पे वोल्टेज और करंट साथ में दे देना वहां पे आ जाओ इम्पीडेंस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस को नहीं सॉल्व कर सकते ना, ये इंडक्टर का केस है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस सॉल्व कर सकते हैं V अपॉन आई, ओके। तो मुझे सबसे पहले ये इम्पीडेंस सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, V अपॉन आई 50 बाई 0.5, तो कितना आ गया 1000, क्लियर है। अब मुझे इसका इम्पीडेंस मिला, नाउ आई कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ओके, और एक्सेल, तो एक्सेल आई कैन कैलकुलेट बाय 2 पाई एफएल, ओके, एंड आर स्क्वायर आई कैन कैलकुलेट बाय जेड स्क्वायर माइनस एक्सेल स्क्वायर, तो इससे मेरा वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा। गाइस बिलीव मी, दिस क्वेश्चन यू शुड डू 2 to 3 टाइम्स, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स एग्जाम में आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई ना, तो आप फिर कोई भी टाइप का क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है, उसके लिए डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस चाहिए। नाउ यू कैन सी कि द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, V इक्वल टू आई आर, बट आई गिवन है, बट इस आर के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा, ओके। आर के लिए हम यूज करेंगे जेड का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और इस जेड के लिए सॉल्व करेंगे V अपॉन, ओके। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज यूज करे हैं, तो यू शुड डू द प्रैक्टिस अबाउट। सबसे पहले हमने क्या किया, इम्पीडेंस कैलकुलेट किया, V अपॉन आई से इम्पीडेंस मिला हमें 1000 को, इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के बाद हमने एक्सेल कैलकुलेट किया, 2 पाई एफएल आया, जिसके थ्रू हमने ये वैल्यूज निकाली, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 1000 स्क्वायर माइनस 62.8, एंड फिर वोल्टेज सॉल्व कर सकते हैं V इक्वल टू आई। तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपको यहीं से सॉल्व करके बताती ना तो बहुत कंफ्यूजन होता, मैम ने इम्पीडेंस क्यों सॉल्व किया है, एक्सेल क्यों सॉल्व किया है, उल्टे से स्टार्ट करते हैं हमेशा लास्ट से। हमें क्या सॉल्व करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू आई आर, ओके। आई की वैल्यू दी है 0.5, लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि मैं ये आर को सॉल्व कैसे करूं, आर को कैसे सॉल्व करूं, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो मैंने इम्पीडेंस का फॉर्मूला लगाया, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्यों लगाया एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास इंडक्टेंस की वैल्यू भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, ओके। तो मैं ये एक्सएल को सॉल्व कर लूंगी, एक्सएल तो मेरा सॉल्व हो जाएगा 2 पाई एफएल, ठीक है। बट अब मैं ये इम्पीडेंस कैसे सॉल्व करूंगी, क्योंकि आर चाहिए ना, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इम्पीडेंस सॉल्व हो जाएगा। अगेन ये जो इम्पीडेंस को सॉल्व करने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, V अपॉन आई, ओके। तो 3 से 4 बार कम से कम इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, तभी ये एग्जाम में सॉल्व होंगे इस टाइम के, अदरवाइज नहीं होंगे, क्लियर है। सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ही लिया है कुछ। A 220 volt 50 hertz generator is connected to inductor and 50 ohm resistance. तो voltage 220 volt है, frequency 50 hertz है, resistance 5 ohm है, and the current in the circuit is 1.0 ampere. We have to find the potential difference across the inductors. Okay? तो देखो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। सर्किट में एक रजिस्टर लगा है, एक इंडक्टर लगा है, करंट पूरे सर्किट की सेम रहेगी, करंट कितनी है 1 एम्पियर है, सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज दोनों का डिफरेंट होगा, ओके, वोल्टेज दोनों का डिफरेंट होगा। हमें इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस आई एक्सएल, करंट की वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर है, ये एक्सएल कैसे सॉल्व करें, अगेन मेरे पास स्टेप,
एक्सएल कैसे सॉल्व करें, ओके भाई उल्टे से VL क्या है आई एक्सएल, अब इस एक्सएल को कैसे सॉल्व करें, तो अगेन मैं इंपीडेंस का फॉर्मूला लूंगी Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। देखिए दो टाइप के न्यूमेरिकल मैंने सेम लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन मेरे पास R की वैल्यू है, Z की वैल्यू नहीं है, तो Z की वैल्यू मैंने क्या पुटअप कर दी V अपॉन R, ओके। तो उल्टा स्टार्ट किया, Z की वैल्यू कैलकुलेट की 220 हो, एक्सएल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 220 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, एंड इंडक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा V इक्वल टू आई एक्सएल, ओके। तो दीज टू न्यूमेरिकल यू सॉ इट सेम टाइप के थे, दोनों न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। किसी एक के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो ये यहाँ पे जस्ट एग्जांपल हो गया आई एक्सएल। अब करंट की वैल्यू हो सकता है आपको कैलकुलेट भी करनी पड़े, यहाँ तो देखो करंट डायरेक्टली आपको गिवन थी तो काम इजी हो गया। अगर यहाँ करंट नहीं दी होती ना तो दूसरे पार्ट से आप करंट कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। इसका भी आपको वोल्टेज होता और इसकी रेजिस्टेंस की भी वैल्यू होती तो आप करंट कैलकुलेट कर देते, क्लियर। तो ये करंट हमें गिवन है, दैट इज टोटली फाइन, बट इंडक्टेंस का वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आई एक्सएल, अब हमारे पास एक्सएल नहीं है। अब अगर ये हमारे पास एक्सएल नहीं है और इंडक्टेंस भी नहीं है, या तो हम एक्सएल इससे कैलकुलेट करते हैं ओमेगा एल से, बट यहाँ पे इंडक्टेंस भी नहीं है, भाई एक्सएल या तो ओमेगा एल से कैलकुलेट होता, एल नहीं है ना, तो दूसरा फॉर्मूला बचता है इंपीडेंस का, ठीक है। Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज करंट नहीं है तो भी इस फॉर्मूले से कर सकते हो। इंडक्टेंस के केस में भी अगर इंडक्टेंस नहीं है तो भी इंपीडेंस के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंपीडेंस तो क्या होता है, सिंपल होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो ये दोनों न्यूमेरिकल की कम से कम पॉज करके 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नाउ कम टू द 22 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल, अ सर्किट ऑपरेटिंग एट 360 by 2 by hertz ohm contains 1 microfarad capacitor, okay। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 360 by 2 pi एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोफैराड, इसको वी कैन राइट 1 into 10 to power minus 6 फैराड। रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है 20 ohm, द इंडक्टर मस्ट बी एडेड इन सीरीज टू मेक फेज एंगल फॉर द सर्किट इज 0। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है यू आर रियली लकी, ओके। सब कुछ दे रखा है, इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एफ का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 1/2 पाई रूट में एल, ओके। एल की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर कर दिया, एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। एल चाहिए, एल को ऊपर लेके आए, फ्रीक्वेंसी को नीचे भेज दिया, 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, फ्रीक्वेंसी 360 by 2 पाई है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड। यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू कैन गेट योर आंसर, ओके। Now come to the 23 number of question. In a series LCR circuit, the voltmeter and ammeter reading are, okay. तो देखो यहाँ पे वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो देखिए 100 वोल्ट हमने यहाँ पे 100 वोल्ट अप्लाई किया, ओके। तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी दोनों साथ में लगते हैं। अगर आपको कभी ऐसा सर्किट दिखे ना एल और सी में दोनों वोल्टेज है तो एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाता है, ठीक है। रिजल्टेंट वोल्टेज क्या मिलता है, इनका डिफरेंस मिलता है। रिजल्टेंट वोल्टेज क्या मिलेगा, इनका डिफरेंस मिलेगा। तो ये भी 400 वोल्ट है, ये भी 400 वोल्ट है, तो ये दूसरे को माइनस कर देगा। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो हमें क्या मिलेगा, केवल 100 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, केवल 100 वोल्ट मिलेगा। अब काम करते हैं करंट के बारे में कि करंट कितनी है, ओके। तो करंट कितनी होगी, V अपॉन आर, तो V कितना है 100 वोल्ट है, एंड यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 50 है, तो कैंसिल आउट हुआ, तो हमें कितना मिला, ओनली 2 एम्पीयर। देन दिस ऑप्शन इज वेरी गुड क्वेश्चन, एक बार बस प्रैक्टिस कर लोगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कभी नहीं पीछे छूटेंगे। अ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ RMS वोल्टेज। RMS वोल्टेज आपने अप्लाई करी एक सर्किट में 5 वोल्ट, जिसमें क्या था, एक रेजिस्टर था और एक कैपेसिटर था। तो यहाँ पे आपने वोल्टेज प्रोवाइड कर दी 5 वोल्ट। अब इसने ये बोला है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, 3 वोल्ट है। कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज मिल गई मुझे, 3 वोल्ट मिल गई। तो यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी,
अब यहाँ पे सारी वोल्टेज दे रखी है। तो देखो रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होती है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। एज इट इज मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था फेज डायग्राम से। इधर वी आर है, इधर वी सी वोल्टेज आएगा, पीछे रह जाती है वोल्टेज करंट से, पीछे रह जाती है वोल्टेज करंट से। ओके, तो रिजल्टेंट वोल्टेज मुझे यहाँ पे कहीं मिलेगा। ठीक है, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पीछे हो जाती है। तो जो ये रिजल्टेंट वोल्टेज है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, वी स्क्वायर कितना हुआ, वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। रिजल्टेंट वोल्टेज मुझे गिवन है 5 वोल्टेज। ओके, एंड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है 3 वोल्ट मुझे। ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर सकती हूँ। देन वी आर स्क्वायर इज 25 माइनस 9 60। अब यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 4 वोल्ट मिलेगा। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। करना क्या है, केवल रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला ही यहाँ पे पुट अप करना है। ओके, अब आते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज वी आर, बिटवीन द एंड ऑफ द कैपेसिटर इज 2 वी आर एंड बिटवीन द एंड ऑफ द इंडक्टेंस इज 3 वी आर। ओके, तो यहाँ पे तीनों लगा रखे, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, रेजिस्टेंस में है वी आर, कैपेसिटर में है 2 वी आर, इंडक्टर में है 3 वी आर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट वोल्टेज। तो वी आर कितना होता है, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी आर माइनस वी सी होल स्क्वायर। ओके, वी आर स्क्वायर, वी आर यहाँ पे सेम है, वी आर की वैल्यू क्या है 3 वी आर, तो इसकी जगह 3 वी आर पुट अप किया। वी सी की वैल्यू क्या है 2 वी आर। ओके, एंड when we solve this we will get only वी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर एंड our answer is वी आर बाय our answer is वी आर मल्टीप्लाइड बाय अंडर। ओके, तो केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ सीरीज सर्किट हैज रेजिस्टेंस ऑफ, इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, रिएक्टेंस कितना है 3 ओम है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट अप करी 4 स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट अप करी 3 स्क्वायर एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 5 आंसर। A condenser and a 30 ohm resistance is connected in series. Okay, तो एक कैपेसिटर एंड 30 ओम रेजिस्टेंस। तो ये रहा 30 ओम रेजिस्टेंस, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। When they are connected to 120 वोल्ट AC सोर्स, हमने इसको किससे कनेक्ट किया, 120 वोल्ट AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर है। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस भी 1 एम्पियर करंट है और कंडेंसर के अक्रॉस भी 1 एम्पियर करंट है। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडेंसर। तो ये कंडेंसर है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट बाय आई एक्स। ओके, आई की वैल्यू है मेरे पास 1 एम्पियर, बट एक्ससी की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो एक्ससी के लिए आई कैन पुट 1 बाय ओमेगा सी। ओके, बट ना तो मेरे पास ओमेगा है, ना मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ना मेरे पास सी है। तो आई थिंक सो मैं ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकती। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या बचा था, इम्पीडेंस वाला। याद करो, अगर कोई ऐसा केस हो ना जब आपको एक्ससी के लिए स्ट्रगल लग रहा है तो डायरेक्टली पुट अप कर दो कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला होगा Z इक्वल टू आर स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एक्स। V इक्वल टू आई एक्सी आया, आई भी है बट एक्सी का वैल्यू नहीं है, इसके लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। ओके, Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो एक्सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बट अगेन मेरे पास Z नहीं है, तो Z के लिए मैंने क्या यूज किया, V अपॉन आई। ओके, V अपॉन आई, तो V अपॉन आई से मेरे पास Z आ गया। R की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली है, तो इससे क्या मिलेगा, मुझे एक्सी की वैल्यू मिल जाएगी एंड आई कैन सॉल्व दिस। तो दिस इज द मेथड हाउ कैन वी डू दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। सबसे पहले इस टाइप का कुछ फॉर्मूला है कि V इक्वल टू आई एक्स है और हमें एक्स कैलकुलेट करने में स्ट्रगल हो रहा है, तो हमको 2 फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। एक तो इम्पीडेंस का, जिसके थ्रू वी कैन कैलकुलेट Z इक्वल टू V अपॉन आई, और इम्पीडेंस के साथ साथ फिर हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूलेज इम्पीडेंस के यहाँ पे यूज हो जाएंगे, V अपॉन वाई एंड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स एल और एक्स सी कुछ भी है,
तो ये एक बार आपको फॉर्मूलाज की लिस्ट अपने आप रफ कॉपी में बनानी पड़ेगी, इस तरीके से पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि इस टाइप का न्यूमेरिकल है तो मुझे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला पुटअप करना है, ये वाला फॉर्मूला मुझे पुटअप करना है। तो उससे क्या है, आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं हो। कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये भी बेस्ड है ऑसिलेशन पे, ठीक है। किस पे बेस्ड है? ऑसिलेशन पे। तो ऑसिलेशन का आपको फॉर्मूला पता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक कैपेसिटर होता है, एक इंडक्टर होता है, ओके। यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज किया, एक इंडक्टर यूज किया। यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऑसिलेशंस चलते रहते हैं। कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है, फिर इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और कैपेसिटर चार्ज होगा। तो यहाँ से वी कैन फाइंड द इक्वेशन कि जो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, जितनी की जितनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है। मतलब दोनों के अंदर स्टोरेज सेम हो रहा है, क्योंकि ऑसिलेशंस में ऐसे ही चलता है, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, फिर इंडक्टर चार्ज होगा एंड कैपेसिटर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो दोनों में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कितनी है, इक्वल है, सेम है। तो जो एक कैपेसिटर है ये किस अमाउंट में एनर्जी स्टोर करता है, हाफ CV स्क्वायर, और इंडक्टर किस अमाउंट में एनर्जी स्टोर करता है, हाफ LI स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ओके। जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि दोनों के अंदर स्टोरेज सेम होता है, और इसी फार्मूला को हमें यहाँ पे यूज करना है जहां पे भी स्टोरेज का केस आता है। तो नाउ वी विल सी द न्यूमेरिकल। ये हमने बिल्कुल बेसिक सीखा। अ 10 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज चार्ज। तो सबसे पहले हमने 10 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर लिया और उसे 25 वोल्ट के पोटेंशियल से चार्ज किया। तो ये 10 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर है, ओके। इसे हम बैटरी के थ्रू चार्ज करते हैं, ओके। इसके बाद ये जैसे ही हम इसे चार्ज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस बैटरी को हटा देंगे। अब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, ठीक है। कितने वोल्टेज से? 25 वोल्ट से। अब हमने क्या किया, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, इस बैटरी को हटाया, एंड इसकी जगह क्या कनेक्ट कर दिया, इसकी जगह हमने इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। इन द फर्स्ट स्टेप हमने जो बैटरी से 25 वोल्ट दिया, किसे? 10 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर को, ओके। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, बैटरी हटाते हैं और इंडक्टर लगाते हैं, और ये इंडक्टर कितने हेनरी का है? 100 मिली हेनरी का है। तो यू कैन राइट 100 इंटू 10⁻³ हेनरी, ओके। तो देखिए होगा क्या, अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग चलती रहेगी। कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो चुका है, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, इसके बाद इंडक्टर कैपेसिटर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का प्रोसेस अब कंटिन्यूअसली चलेगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, is connected across a capacitor, of course ये हमने ऑलरेडी देखा, so that LC oscillation are set up। अब of course यहाँ पे LC oscillations होने लगे हैं। ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है इसी को हमने क्या बोला है, ऑसिलेशंस बोला है। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द पॉइंट। अब हमें तो जहां पे भी हमारे LC ऑसिलेशन सेट हो रहे हैं, जहां पे भी सर्किट में हमारे LC ऑसिलेशन सेट हो रहे हैं, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, ओके। ऑसिलेशंस के केस में अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यू है, वी हैव द वैल्यू ऑफ C, वी हैव द वैल्यू ऑफ B, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे I को कैलकुलेट करना है। तो I स्क्वायर कितना हुआ, तो नाउ यू कैन सी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, ओके। ये हमें करंट की वैल्यू मिली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे C की, B की, L की वैल्यू पुटअप करेंगे, एंड we will get our answer is 0.25 ampere. Now come to the 23 number numerical. It is the solve as we did in the previous part. So now we will see कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है। 100 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 माइक्रोफेराडे। माइक्रोफेराडे को फेराडे में चेंज किया तो किसका मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁻6 का। आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, 10⁻⁻4 फेराडे, ओके। देन सोर्स सप्लाई इज रिमूव। तो सेम देखिए जो सेम पार्ट था प्रीवियस वाला, इट इज द सेम। हमने क्या किया, एक सर्किट में कैपेसिटर है, उसके अंदर सप्लाई दी, कितनी सप्लाई दी, 50 वोल्ट की सप्लाई दी। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इस बैटरी को रिमूव किया, इस बैटरी को रिमूव किया, देन सोर्स सप्लाई इज रिमूव एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टेंस। तो कैपेसिटर को यहाँ पे हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इंडक्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास सर्किट में क्या है, L है और C है। तो जब भी सर्किट में L और C दोनों होंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएंगे, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। यहाँ की एनर्जी जो बैटरी से चार्ज हो चुकी है
50 वोल्ट बैटरी से चार्ज हो चुकी है, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, वो क्या होगा, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा एंड अगेन इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, फिर ये कैपेसिटर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो मतलब इस सर्किट में अब ऑसिलेशंस क्या है, कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। यहाँ पे आपको आगे करंट गिवन है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 5 एम्पियर करंट फ्लो, करंट की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो ये ऑसिलेशंस वाला केस होता है, ऑसिलेशन के केस में क्या होता है, दोनों में सेम एनर्जी स्टोर होती है। तो जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रही है, सेम एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो रही है। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, हाफ सी वी स्क्वायर, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या मिली हमें, सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। ओके, व्हेन वी विल सॉल्व दिस, हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट अप कर दी, सी की, वी की, आई की, एंड जब इसे सॉल्व करेंगे हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.01 हेनरी। तो आज की क्लास में हमने एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल किए, एसी सर्किट चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। ओके, विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।